नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा माधव निदान का क्लास शुरू हो चुका है, तो हम लोग उदर रोग पढ़ेंगे। उदर रोग का पहले हम लोग पूर्व रूप देख लेते हैं, फिर मैं श्लोक पढ़ूंगा। उदर रोग का पूर्व रूप जो है वो माधव निदान में नहीं बताया है, लेकिन सुश्रुत निदान स्थान और चरक चिकित्सा स्थान में बताया है। तो उदर रोग होने वाला है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो इसमें बताया है कि तत्पूर्व रूपम बल वर्ण आकांक्षा बलि विनाशो जठरे ही राज्य जीर्णा परिज्ञान विदाहवत्यो वस्तो रुजः पादगतश्च शोफः। इसका मतलब ये है कि जब पूर्व रूप अवस्था आती है, उदर रोग में पूर्व रूप होने वाला है, मतलब पूर्व रूप अवस्था में क्या सिम्टम होते हैं, तो बल और वर्ण का नाश होने लगता है। सभी प्रकार की इच्छाएं जो रहती हैं वह नष्ट हो जाती है। कुछ खाने का मन नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे अग्नि मांद्यता शुरू हो जाती है। फिर बोल रहे हैं कि इसमें वलियों का, उदर की त्वचा में रहने वाली वलियों का नाश हो जाता है और उदर पर सिरा जाल हो जाता है। सिरा जाल मतलब कैपिलरी जैसे प्रोमिनेंट दिखाई देने लगते हैं। फिर बोल रहे हैं बस्ती प्रदेश में शूल होता है और पैरों में स्वेलिंग होने लगता है, पाद शोथ ऐसा होता है। और चरक चिकित्सा स्थान में क्या होता है कि शुन्नाश स्वादवती गुरु स्निग्ध गुरुवर्णम पच्यते चिराद मुक्तम विदेहते सर्वम जीर्णाजीर्णस्य न वेत्ति च सहते नौति साहित्यम मिश्र शोफस्य पादयोः शश्वत बल शयो अल्पे अपि व्यामे श्वास मृच्छति वृद्धि पुरुष निचयो वृक्षे दावर्त हेतु का बस्ती संधोरुकाध्मानम वर्धते पाट्यते अपि च आत्यंतते च जठरमपि लघ्वल्प भोजनात् राजी जन्म बलि नाशिति लिंगम भविष्यताम। मतलब क्या होता है कि भूख का नाश हो जाता है, भूख नहीं लगती है और मधुर रसात्मक मीठी चीजें, स्निग्ध चीजें, तेल से बनी हुई चीजें या गुरु अन्न पचता नहीं है, बहुत देर से पचता है। और उसके बाद में मतलब ये होता है कि शरीर में कोई भी चीज जो रहता है लगता नहीं है, मतलब और उसके बाद में बोल रहे हैं कि आधमान होता है। बस्ती प्रदेश में बहुत ज्यादा संधियों में आधमान होता है, पेन होने लगता है बहुत ज्यादा। और थोड़ा भी खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा। अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है थर्ड और फोर्थ नंबर का श्लोक। आत्मानम गमने अशक्ति दौर्बल्यम दुर्बला अग्निता शोथ सदनम अंगानम संगोवात पुरीशयो दाहस्तंदा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही
पृथक दोषे समस्तैश्च प्लीहबद्ध शतोदकैः सबभवन्ति उदराण्यष्टौ तेषां लिंगम पृथक शृणु। मतलब इसमें क्या क्या सिम्टम है वो देखिए। तो आधमानम, उदर रोग के सामान्य लक्षण होता है कि आधमान होता है, पेट फूलता है बहुत ज्यादा। गमने अशक्ति, मतलब चलने की शक्ति नहीं रहती है। फिर दुर्बलता होती है और दुर्बला अग्निता, दुर्बलता भी होती है और मंदाग्नि भी होती है। शोथा संदम अंगानाम, शोथ होता है, अंगों में पीड़ा होती है। वायु और मल का अवरोध होता है, दाह होता है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, तंद्रा मतलब ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा होता है। सर्वेशु जठरेशु भवंती ही, ऐसा होता है। उदर रोग में, उदर रोग 8 प्रकार के होते हैं, वात से, पित्त से, कफ से, असब दोषों से, सन्निपातोदर जो बोलते हैं, प्लीहोदर, बद्धोदर, शतोदर, जलोदर, इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो इसको और टिप्पणी में बोला है यकृत आलूदर को समान कारण चिकित्सा प्लीहोदर में सम्मिलित कर दिया गया है। यहाँ पर यकृत आलूदर और प्लीहोदर को अलग अलग नहीं बोला, एक ही बोल दिया क्योंकि सिम्टम सेम रहते हैं। फिर इसके बाद में अपने जो ग्रंथ है उसमें चरक चिकित्सा स्थान में क्या बताया है कि चरक चिकित्सा स्थान 13वां चैप्टर में 5th नंबर का श्लोक और 21 नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं कि शुष्क वक्त्रा कृषय गात्रे राध मातो माता शुष्क वक्त्रा कृषय गात्रे राध मातोदर कुक्षयः प्रनष्टाग्निबलाः सर्वचेष्टा स्वनिश्वराः दीना प्रतिक्रिया भावात् जहतो सुन्ननाथवत् कुक्षिराधमन वाटोपः शोफः पादरकस्य च मंदो अग्निश्लक्षण गंडत्वम कार्शम 14 लक्षणम। मतलब उदर की सामान्य लक्षणों में अग्निमांद्यता रहती है, आधमान रहता है। मतलब अग्निमांद्य और आधमान, पेट फुला फुला रहता है। आधमान शब्द से यहाँ पर उदर वृद्धि अर्थात उदर का आकार बढ़ जाता है, यह अर्थ अपेक्षित है। अति प्रमाण में दौर्बल्यता होती है, पूरा शरीर पे शोथ आ जाता है। वात और मूत्र का संग होता है, वायु अच्छे से नहीं निकल पाता है, पुरुष का भी संग हो जाता है। सर्वांग दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तंद्रा होता है। उधर में केवल दुर्बलता रहती है ऐसी बात नहीं है, साथ में धातु क्षय के कारण पूरा शरीर में कार्श्यता भी रहती है, मुख शुष्कता रहती है, हस्तपाद कृष्यता रहती है, बड़ा हुआ पेट, ऐसा रुग्ण स्वरूप दिखाई देता है। रोगी किसी भी प्रकार में हलचल करने में असमर्थ बना रहता है, वह दीन हो जाता है। अनेक दिन पथ्य और चिकित्सा करने पर भी ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, रोगी अनाथ बन जाता है, परावलंबी हो जाता है, मतलब डिपेंडेंट बन जाता है किसी के। इन सब कारणों से वह असूया करने लगता है। वाग्भट ने उदर के रुग्ण का वर्णन करते हुए प्रेत रूपा पुरुषा ऐसा कहा है, मतलब प्रेत स्वरूपी दिखने लग गया है कि पेट फुला हुआ है, पेट में पानी जमा हो गया है और पूरा शरीर में हड्डियों का ढांचा रह गया है। उदर रोग के उदर के अभ्यंतर त्वचा में जल संचिति होती है, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में बहुत पानी जमा होने लगता है। इस जल संचिति के कारण जड़ पूर्ण द्रुतिवत स्पर्श ऐसा लक्षण मिलता है। द्रुति अर्थात पानी वहन करने के लिए उपयुक्त चमड़ी की थैली अर्थात पखाल, पानी से भरे हुए चमड़े की थैली में आघात करने जैसे स्पर्श होता है वैसे स्पर्श उदर का होता है। आप लोगों ने ऑस्कल्ट करके देखा होगा, फिर उसमें ये देखते हैं कि डिस्टेंशन कितना है वो आप लोग, फिर वो एब्डोमिनल गर्थ कितना है वो नापते हैं हम लोग। इससे उदरस जल संचिति मानी जाती है। जल संचिति के कारण ही उदर पर आकोटन से मंद ध्वनि आता है। जब रोगी पीठ पर सीधा लेट जाता है तब आकोटन से मिलने वाला मंदाग्नि कुक्षी प्रदेश में अधिकतर होता है। उसके पक्षा नाभि प्रदेश में आकोटन से आधमान ध्वनि मिलता है। जब एक बाजू पे लेट जाता है तो जल की अधोगामित्व स्वभाव से संचित अधोभाग की तरफ बह जाता है। ऐसे वक्त नीचे के कुक्षी भाग में मंद ध्वनि मिलता है। आकोटन से ध्वनि में ऐसी बदलाव से जल निश्चित करना आसान होता है। स्त्रोतोरोध के कारण उदर की बाह्य त्वचा में सिराजल उत्पन्न होता है। उदर की त्वचा आदत अर्थात तनावपूर्ण बनती है। रोगी की नाभि उन्नत और परिवृत होती है। ये सारे लक्षण जातोदकावस्था के हैं। और जातोदकावस्था में जब पानी नहीं है और ये उदर रोग हो गया है तो उदर गौरव आधमान अग्निमांद्य, आहार का समय पचन हुआ या नहीं हुआ इसका समय ज्ञान न होना, ये प्रधान लक्षण होते हैं। उधर पर सिराजाल शुरू से ही दिखाई देता है। तो मैंने अपना या ग्रंथ का बता दिया, आप लोग प्रैक्टिकल अनुभव बताइए। आप लोगों ने उदर के पेशेंट देखे हैं? शशि तिवारी मैम आपने देखे हैं उदर के पेशेंट? शशि मैम सुन पा रही हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास मैंने आपको पहले बताया था मेरे फादर को लास्ट स्टेज में तो हो गया था जलोदर, बट मेरे पास ऐसे नहीं जलोदर के क्या सिम्टम क्या थे और शुरुआत कैसे हुआ था?
सर उनको तो डायबिटीज हुआ था करीब जब वो 35 वगैरह की एज में रहे होंगे तभी उनको डायबिटीज हो गया था। फिर बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस के अगेंस्ट में ये चीज हुई थी, तो लास्ट स्टेज में मतलब मेरे ख्याल से डेथ के शायद 1 या 2 महीने पहले की बात है। तो पेट बहुत फूला फूला रहता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। फिर बीएचओ गए थे तो उन लोगों ने पानी निकाल दिया था। तो फिर उसके बाद उनको मतलब थोड़ा आराम हुआ था, तो फिर बार बार चाहते थे पानी निकाला जाए, तो उन लोग का था कि नहीं, हमने एक बार इतना निकाल दिया, अब दोबारा नहीं निकालेंगे। तो इस तरह का कुछ था। तो ये मतलब कुछ ही दिन पहले की बात है डेथ के। तो ज्यादा फिर नहीं पता, ये मालूम है कि उससे फिर उनको हल्कापन लग रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि उससे बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा रहा होगा तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है कई बार जब पेशेंट को ज्यादा रहता है। तो लास्ट स्टेज का कॉम्प्लिकेशन था वो। तो आप उस टाइम डॉक्टर बन गई थी कि नहीं बनी थी? नहीं सर, उस टाइम नहीं बने थे, तभी तो कुछ ज्यादा नहीं आता था ना, तब तो पढ़ रहे थे। अच्छा, आप पढ़ रही हाँ थी। जी। जी सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? किसी ने पेशेंट देखे हैं उधर रोग के, जलोदर के? डॉक्टर वर्षा मैम, अर्चना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड था। उसको ग्रेड 2 हिपेटम मतलब ये एसाइटिस था। बहुत ही ज्यादा उसके पेट में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि ऐसे पैल्पेट करने से पूरे ऑर्गन्स तैर रहे हैं ऐसे लग रहे थे। और वो भी ऐसे टैपिंग करा के ही फिर उस करवा रही थी अपना। बाद में उसका फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हो गया तो अभी सब ठीक है। और एक दूसरी पेशेंट थी, वो तो उनकी एक्सपायरी हो गई है। उनका जॉइंडिस हो के फिर धीरे धीरे करके ये डेवलप हुआ था। और टैपिंग कराने के बाद 3 से 4 बार टैपिंग हुई, उसके बाद उनको भी मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, हेलो। तो आपने जी। ट्रीटमेंट क्या दिया था? आपने ट्रीटमेंट क्या दिया था? मैं जो पहली पेशेंट आई थी यूट्राइन फाइब्रॉइड वाली सर, उसको वही जलोदरारी रस आरोग्य वर्धन गोटी एक ही बार वो मेरे पास से मेडिसिन लेके गई थी। दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू किया था मैंने। फिर वो उतने में उसको बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं आया 8-10 दिन में। फिर वो जाके उसने भिलाई में ऑपरेशन ही करा ली। जी। उसको ऑपरेशन के लिए मना कर दिए थे डॉक्टर। एक बार का और हो चुका है, एक बार और उसको ये सब हुआ था। उसके बाद उसको फिर से हो गया। तो उसकी मतलब फिजिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि दोबारा कर सके। और जो दूसरी पेशेंट थी उनको दिया था आपने जो भेजी थी ना मेडिसिन, आम पाचकवटी, चंद्रप्रभावटी वगैरह सब कुछ, पर उनने दवाइयां ही नहीं ली। और अभी जो पेशेंट चल रहे हैं उनको 3 दिन से मैं नहीं, अभी आज 5 दिन हो, 5वां दिन है। द्राक्षासव और झंडू पंचारिस्ट और वो आसव दे रही हूँ 3। और सिर्फ दुग्ध पे है सर। अभी उनको ज्यादा वीकनेस तो नहीं है, थोड़ी बहुत लग रही थी तो सुवर्णमाली वसंत चला रही हूँ, चंद्रप्रभावटी और आरोग्य वर्धिनी। आम पाचकवटी 10-10 टैबलेट अभी कल से शुरू की है। उससे पहले 5-5 दे रही थी। और क्या करना चाहिए सर? माइल्ड एसाइटिस है अभी जो पेशेंट है। ठीक है, तो इसी से ठीक हो जाएंगी ना। उनको विरेचन होना चाहिए, जो आप आशा वरिष्ठ दे रही है ना, उससे पेट साफ होना चाहिए, विरेचन होना चाहिए और अग्नि बढ़ना चाहिए। हेलो। आप जो आशा वरिष्ठ दे रही है ना, मेरी आवाज जा रही है क्या कि कट रहा है? मेरी हेलो। आवाज जा रही है कि कट रहा है? मेरी आवाज जा मतलब रही है बीच कि में कट रहा है? कट रहा है थोड़ा। नहीं नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है, मैं नेटवर्क एरिया में आता हूँ। जी सर। हाँ, सर कितने दिनों तक ऐसे रखूं उनको? 1 हफ्ते तक 3 बस महीना, सर? 3 महीना तक तो देना चाहिए। हाँ, और हाँ, किसी को और कुछ बताना है तो बताइए। सर मेरा तो ट्रीटमेंट का पता नहीं, मैं डॉक्टर, पर मुझे खुद उधर हुआ था ना, तो उससे सिम्टम बता सकती हूँ कि बहुत सांस फूलती है और बहुत सूजन आती है पैर पे, और यू कांट ब्रीथ और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए तो एडमिट किया था और फिर ये किया था। वो तब एससीजी इंजेक्शन रहता है ना सर, हार्मोनल। हेलो। हेलो। हाँ जी जी मैम, मैम। बोलो, आपकी आवाज आ रही है। सर हाँ क्या हम लोगों को आ बोलूं? रही है।
हाँ तो वो एससीजी इंजेक्शन जो रहता है आईवीएफ का, उसका मुझे ना बोलते साइड इफेक्ट हुआ था वो, और वो गायनेक को पता ही नहीं चला, उसने टाइम निकाला। अब उधर में कन्वर्ट हुआ मेरा पूरा लंग्स वगैरह, लंग्स तलक पूरा हाफ लंग उधर पूरा भर गया था। और फिर बाद में मैं क्लिनिक वैसे ही जा रही थी, मुझे लगा वो बोला था विड्रॉल सिम्टम है, सोनोग्राफी कर नहीं रहा था। फिर खुद 10 दिन 11 दिन मुझे ज्यादा ही सांस इतना मुझे लेने को तकलीफ हो रही है, सोने को, और पेन इन एब्डोमेन बहुत सीवियर रहता है इसमें, इतना पेन। फिर बाद में मैंने खुद जाके जब सोनोग्राफी निकाला, वो सुन नहीं रहा था, मेरी बहन और जीजा जी डॉक्टर, उन्होंने खुद जाके तो देखा तो पूरा साइटिस हुआ है लंग्स में, पानी पूरा। और उधर तो फिर उधर सोनोलॉजिस्ट ही बोला यू नीड अ सीरियस मतलब एडमिशन आपका भी सीरियस केस में। और मेरी सांस 155 तक हार्ट रेट ऊपर गया था मैम। तो फिर तब वो प्रेगनेंसी का उस वक्त ये किया था, आईवीएफ किया था, और उसके बाद ये सब उसका एससीजी का मुझे हार्मोन का उसने ओवरडोज दिया था उसके, मतलब मुझे सूट नहीं हुआ था, पर उसको समझ नहीं आया गायनेक को, और वो मानने को तैयार नहीं। उसमें ये मैंने सिम्टम्स देखे थे, मतलब बोलते ना अपनी जान जाते वक्त ऐसे देखे। फिर बाद में मुझे एडमिट किया अगर, और उसमें आईसीयू में अगर, फिर नहीं ये हो गया, मतलब बोले ना रिकवरी 15 दिन के बाद वो ये फिर प्रेगनेंसी वो अलग चीज उसमें ऐसा था। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उधर रियली डेंजर है। और फिर मैं ऑर्गन फेलियर में जाने वाली ही थी तब, उन सब डॉक्टर टीम ने मतलब बोला, मैं हैट्स ऑफ टू ऑल डॉक्टर्स कि उन्होंने ही बचाया, ऐसे था। और फिर बाद में 2 महीने के बाद पता चला कि है प्रेगनेंसी। उस वक्त उस उधर स्टेट में नहीं पता चल रहा था कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, वो एकदम साउंड हार्ट बीट भी नहीं थे बच्चे। फिर 2 महीने जब पानी कम होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर बाद में सोनोलॉजिस्ट को वो हार्ट बीट सुनाई दी बच्चे की है करके बच्चे, ऐसे था वो माय उधर। गॉड मैम, बहुत मुश्किल, मतलब एससीजी इंजेक्शन से ऐसा भी हो सकता है? मैं हाँ फर्स्ट मैम टाइम इस वो तरह का केस बहुत सुन रही हूँ। मैंने इतना अनुभव कि मेरा लेट एज में मैरिज हुआ, तो मैंने 1 1.5 साल नॉर्मल सब आए दूसरा सब मेथड वगैरह सब ट्राई किया। फिर ये आई फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा फर्स्ट, और इसमें मुझे भी नहीं लगा था कि इतना वो हो जाएगा। मैंने विश्वास से, पर डॉक्टर ने मुझे मेरी बाद में उस गायनेक ने केस ही नहीं लेने को बोला, नहीं मेरे हाथ नहीं हुआ है कुछ। तो फिर मैंने खुद को अंबानी, इधर मुंबई में सबसे बड़ा इधर के हॉस्पिटल मुझे एडमिट ही नहीं करना चाहते थे, नर्सिंग होम वगैरह, बिकॉज हाई प्रोफाइल केस है, डॉक्टर की फैमिली है सब, और बोले ये केस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में गई है, तो वो लेना ही नहीं चाहते थे। फिर बाद में वो अंबानी जो हॉस्पिटल, उन्होंने ये केस लिया और मुझे एडमिट किया। और मैं एकदम मतलब जाने के इसमें थे, मेरा ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गया था, फिर ब्लड थिनर दिया था सिर्फ। और डॉक्टर ने बोला एक रात आप सिर्फ, यूरिन आउटपुट पूरा बंद हो गया था मैम, पूरा बंद हो गया था उस वक्त में जब हाँ। तो फिर उस वक्त बोले कि ये आप तो जाने वाली हो मॉडरेट, मतलब फेलियर में जाने वाली हो, गई नहीं हूँ मॉडरेट में। एक रात देके गए और पानी पिलाएंगे आपको बहुत सारा, अगर आपको यूरिन हुई तो बोले टैपिंग नहीं करेंगे, अगर नहीं हुई मतलब नहीं हुई तो टैपिंग करेंगे, और हो गई तो इट्स लेट्स सी, मतलब आपका वो फीटस जो भी है अभी दिख तो नहीं रहा है, पर वो ने आपकी जान, मदर की जान बचाना हमारा ये है। तो मैं अड़ी रही कि मुझे बच्चा चाहिए, अगर है तो पॉजिटिव था ना वो ये यूपीटी। हाँ। और वो जो अपना टेस्ट रहता है ना दूसरा, और एक अभी याद भी नहीं आ रहा है, तो उसलिए वो बोले, मैं तो फिर वो बोले डॉक्टर लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा किया, मतलब बहुत बड़े एमडी डीएनबी सब, कि अभी आप इसके बाद कभी माँ नहीं बननी थी, और बीटा अगर एसिड। हाँ तो बोले कि एडॉप्शन कराना पड़ेगा आपको बच्चा, आप ये सोचिए भी मत कि आप ये आपके लिए रिस्की है ये सब हार्मोन वगैरह, मतलब आपको मैं ऐसे। सोच करके मुझे हो रहा है, क्योंकि देखो अगर पानी मतलब लंग्स तक चला गया तब तो सिचुएशन ही अलग हो जाती है हाँ ना। और मुझे उस वक्त उस गायनेक ने ये किया था, मैं बोल रही हूँ उसको, मेरी सास नहीं नहीं मैम, इसको। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो एससीजी का इंजेक्शन तो डॉक्टर्स ऐसा लगाती हैं जैसे मल्टीविटामिन लग रहा हो। हाँ वैसे ही लगाते थे, और मुझे मुझे हाथ मतलब एक बार को भी मुझे नहीं आता कि पेशेंट का गवर्नमेंट में कुछ खास टेस्ट वोस्ट कराते हैं, और एससीजी तो नहीं। आज की डेट में लगभग डेली ही लगता है गवर्नमेंट वालों में। हाँ नहीं मैम, पर ये मतलब कोई मेरी, ना एक पेशेंट आ ही जाता है 100 200 में जिसको जरूरत रहती है। हाँ
तो वो बोले रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोलते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेशन हुआ था वो मुझे हुआ था। हाँ, तो वो होता है कभी कभी, किसी को कोई चीज ऐसा असर कर जाती है ना कि हम्म डॉक्टर्स भी इमेजिन नहीं कर नहीं पाते कर हैं। पाते हैं, पर जो जिसने केस की उसने डिनाई किया ना, उसने एटलीस्ट मुझे एडमिट करना था, वो नहीं, उसने हाथ हाँ, ये अपना तो होता है कर भाई। हाँ अब देख, बोलना नहीं चाहिए, अगर यही केस किसी आयुर्वेद के हाथ से होता था, एलोपैथ वाले बवाल हाँ करते हो, न जाने क्या क्या होता है। होता है। और एक गायनेक के हाथ से इतना बड़ा केस हो जाता है, कोई वो नहीं होता है, आप ये देख लेना। है नहीं ना? हाँ, तो वही फिर बाद में ऐसे में ही बोली, पर बाद में जब ये हॉस्पिटल में, तो इधर मैं ये नहीं बोलती कि हर डॉक्टर ऐसा है, पर इधर के डॉक्टर मुझे ना भगवान के ही मैं बोलूँ कि रूप थे, जिन्होंने बोलते ना पूरा ऐसा मेंटल। नहीं होता, वो तो है ही मैम, जैसे इंसान का होता है, क्योंकि हर इंसान ही तो डॉक्टर बनता है ना, तो इंसान जैसा होगा वैसा डॉक्टर भी बनेगा वो। तो वैसे तो फिर ये लेकिन सही एक में रात उधर के सिस्टर्स हॉरिबल लोग, है। सिस्टर लोगों ने पानी पिला पिला के रात भर मुझे बोलते ना मोटिवेशन, मैडम पियो पियो। फिर मैं पीते में रोती भी रही और पीती भी रही, बोले ना भक्ति में मैं रात भर मैंने तो मेडिटेशन वो मैम किया जब फिर पानी ऐसे। ज्यादा पी रहे थे तो नहीं नहीं, पिया जैसे फिर पानी जब दूसरे, ज्यादा पियो तो नॉजिया ज्यादा फीलिंग होता। नहीं हम्म, कुछ नहीं फीलिंग हुआ, पीती रही, क्योंकि हम्म, मुझे ना उस फीलिंग में था ना कि अगर मुझे वो होप था, तो मुझे वो बच्चा बोलते ना चाहिए, हम्म। अगर है पॉजिटिव तो रहा नहीं, जैसे तो मैं कह रही हूँ कि जब कभी यूरिन नहीं निकलती है, कैथेटराइजेशन करते हैं, तो कैथेटर डालने से हम्म, भी यूरिन नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी मैम वो ऐसे। तो फिर वो पानी ओके। पिया, फिर बोले नेक्स्ट नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 10 साढ़े 10 बजे कि टैपिंग के लिए सब तैयारी करो, कि मैडम का तो फिर फेलियर में भी जा सकती है, ज्यादा नहीं टाइम निकाल। तो फिर सर बोले कि, और फिर उसी वक्त सुबह मुझे 7 बजे यूरिन हुआ मैडम, 200 ml का। तो ओके। सब लोग मतलब ना पूरी वो टीम थी ना, इतनी खुश हुई कि एटलीस्ट हो गया, कि टैपिंग से नहीं तो बोलते हैं ना वो फिटनेस का कुछ ये नहीं ना, अगर टैपिंग किया तो एक बार। मैम वो तो है ही, टैपिंग का एक सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट मुझे नजर आता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जाए तो हम्म, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ही हो जाती है। जैसे देखिए, सिजेरियन हाँ जिन लोगों को होता हम्म है, आप पूछिए उन लोगों से। मैं अपना खुद का केस बताती हूँ, मैं लाइफ में कभी नहीं जानती थी मैम गैस नाम की चीज होती क्या है, मतलब। हम्म और डिस्मेनोरिया वगैरह भी मुझे नहीं पता था, जबकि मेरी सिस्टर को सीवियर डिस्मेनोरिया है शुरुआत से ही, और मुझे कभी नहीं पता चलता था। ये अलग बात है कि अब जाकर पता चला कि मैं काम धाम बहुत ज्यादा करती थी, नहीं करना चाहिए, मतलब पीरियड में भी। तो जब से मेरा सिजेरियन हुआ तब से मुझे गैस बनने लगी। तो क्योंकि आपने एक बार एब्डोमेन को खोल दिया है, तो जब खोला है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे ओटी जितना भी स्टरलाइज्ड हो, कहने को लोग कहें, कोई ना कोई इन्फेक्शन जाता ही जाता है। तो वो वाली कंडीशन एब्डोमेन की रही नहीं जाती। और आप एक देखो ना, नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है वो 24 घंटे बाद फुदकते हुए नजर आते हैं। तो हम वो लोग को 6 महीने बाद भी आपके अंदर वो जान नहीं रहती है, आपके स्टिचेस का आपको ख्याल रखना पड़ता है। मतलब और जो स्टिच लाइन रहती है वो भी मतलब परेशान करती है, वो बॉडी नहीं रह पाती है। नॉर्मल डिलीवरी वाले तो पर ये बहुत सेफर साइड होते हैं। तो एक छोटी सी चीज से जो सिजेरियन कहा जाता है उतने से ही पता चलता है, तो टैपिंग वैपिंग तो और भी प्रॉब्लम बहुत होती है। मुश्किल मैम हो नहीं, जाना वो जो वेंटिलेटर। एंटीबायोटिक होती है ना ऑपरेटिव के बाद, हम्म। वही सारी पेट की इश्यू कर देती है, गैस वगैरह सब। वही एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक देते हैं ना, वही पेट की सारी तकलीफ कर देती है। हाँ, वो तो मैं मतलब वो चीजें तो है मेरा, मतलब एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये मेरे सोच है जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कहीं से भी ओपन मिलता है, जो 9 छिद्र हैं या 7 छिद्र हैं, उनके अलावा अगर हम छिद्र बनाते हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट जा रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ और भी जा रहा है। जैसे अभी हो रहा था ना कि अभी परसों का एडीएफ का ही एक था यूरोलॉजी वाला वर्कशॉप, जब मतलब था 1 घंटे का, हम लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब क्या होता था, मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, हमारे पास एक पेशेंट थी, तब मैं एलोपैथी करती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स थी, 60-70 साल की थी, उनको यूरिन की प्रॉब्लम होती थी, तो कैथेटराइजेशन करती रहती थी हमेशा। और बार बार उनको प्रॉब्लम होती थी, डायबिटिक वगैरह भी थी। तो सर उस दिन वही बता रहे थे कि बार बार कैथेटराइजेशन नहीं करना चाहिए, और पेशेंट का खुद नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कल भी एडीए पर जो पेशेंट आया था शाम को, आदित्य सर का, तो उसको क्या हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, क्योंकि आप एक फॉरेन ऑब्जेक्ट एंट्री करा रहे हो। डेली की बात है तो कोई हॉस्पिटल में तो रहेगा नहीं, घर पर ही रह करके करेगा ना। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, जैसे सर ने ट्रीटमेंट वगैरह की बात बताई, तो ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए और यूरिन आराम से निकलने लगे सब कुछ, तो वो सही है ना। तो वहां पर सर ने एक चीज और बताया कि कैथेटर से मत उत्तर बस्ती करिए। तो उन्होंने ही बताया कि डॉक्टर नारायण सहाणे हैं, ब्रह्मा आयुर्वेदा गुजरात के, तो उन्होंने बोला कि फोलिस एडाप्टर डाल करके आप मतलब उत्तर बस्ती करिए।
तो मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा, आगे कभी करना रहेगा तो उस चीज का ख्याल रखा जाएगा। तो उनका था कि आप बेवजह यूरेथ्रा को, मतलब जब आप कैथेटर डालते हो तो इन्फेक्शन भी डालते हो। जब हम बस्ती करते हैं तो क्या हम इस चीज को सोचते हैं कि हम कैथेटर डाल रहे हैं तो कोई हो जाएगा? तो मैम ये चीज। जी मैम सर। जैसे वो जो लेखन का रोपण का जो तेल बनाया था उन्होंने, तो उन्होंने कैसे वो जड़ी बूटियों को, मतलब कौन से तेल में मतलब किस तरीके से वो डिसॉल्व करके मर्दन करके? सर वो चीज अभी आप ज्यादा नहीं सोचो, मैं आपको कॉल करके ये सब बताने वाली थी। अभी आप अच्छा, ज्यादा नहीं सोचो, अभी ठीक इतना शुरुआत शुरुआत तो करिए, पाठक सर और आपको मतलब गाइड करेंगे। और ठीक। सबसे बड़ी बात ये है कि हर ऑयल नहीं बना सकते, वहां पर जिस चीज की जरूरत होगी अभी टेस्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑयल है, फिर उसी हिसाब से आप डालिएगा। और वैसे भी स्ट्रक्चर का मतलब आयुर्वेद के हिसाब से समझे ना, तो वात की दृष्टि होती है। तो वात की दृष्टि अगर कहीं पर भी है, मेन तो वात की दृष्टि है मेरे हिसाब से, और पैनल में और लोगों को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो उसमें आप जब भी कोई भी ऑयल डालोगे तो सारे तेल जितने होते हैं वो वात शामक ही होते हैं। तो वो कैसी जरूरत है, क्षीरबला तेल है या क्या सर का है, तो बाद में ऑयल डिसाइड कर लेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। तो मैम उत्तर बस्ती में के लिए जो है से कैथेटर का यूज से बड़ी अवधि रहेगा ज्यादा कि वो रहेगा? अब डॉक्टर नारायण सहारे तो यही बता रहे थे कि आप फोली से डॉक्टर के थ्रू डालिए, और उन्होंने दिखाया भी था अपना वीडियो। तो मैंने देखा तो उन्होंने वैसे ही डाला था। तो फोली से डॉक्टर का क्या होता है, एक तो एसएस का मटेरियल है, वो हमेशा आपने ऑटोक्लेव कर लिया हुआ है, बढ़िया से स्टरलाइज्ड है, उससे यूज कर रहे हैं, तो अंदर कोई चीज नहीं जा रही है। हाँ। और प्रॉपर वो तो जो मेल में उत्तर बस्ती भी किया था, प्रॉपर ओटी में किया था सर ने, मतलब वो प्रॉपर ओटी में ही करते हैं, प्रोसीजर को इतना ख्याल रखते हैं। और मुझे तो लगता है कैथेटराइजेशन वगैरह को किसी को करना होता है, या जैसे आईवीएफ वगैरह के सेंटर में जो आयुर्वेद वाले लोग डॉक्टर चलाते हैं, अभी मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल में गई थी सर का, तो वहां पर भी है कि हाँ कोशिश करते हैं, मतलब उन लोग का भी रहता है। जैसे हमारे यहाँ उसमें मैंने गायनी की भी एक वो करी थी, तो उसमें बता रहे थे कि फीमेल में भी अगर गर्भाशयगत उत्तर बस्ती हो रही है तो वो प्रॉपर ओटी में ही होनी चाहिए। मतलब स्टरलाइजेशन का अगर आपको उतना ख्याल रखा है, या जैसे हम सोचे हमारे आयुर्वेद में, तो बहुत पहले हमारे आयुर्वेद में धूपन कर्म करते थे, और धूपन कर्म आज की डेट में बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। जैसे अभी एक न्यूज आई थी ना कि कोई एलोपैथी डॉक्टर ने वो अपने ओटी को पूरा धूपन कर्म भी कराते हैं, तो उनका ओटी बहुत अच्छा है, मतलब उनके ओटी में इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। तो जो हमारा जो आयुर्वेद का है ना, जिसको हम भूल गए थे या किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, अगर हम वैसे कराते हैं। और वैसे भी सर एक चीज तो है ना कि जहाँ पर बोलते हैं कि साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का बिल्कुल। मतलब होता है कि एवरीथिंग फीलिंग गुड। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हर कोई गलत सोचता है, ऐश्वर्य बोलते हैं। तो आप खुद देखो कहीं पर भी क्लीनिंग होती है तो आपको उसके बाद बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। और प्रॉपर स्टरलाइजेशन में प्रॉपर सब कुछ रहे, जैसे एलोपैथी वाले आपने देखा ना कोई भी प्रोसीजर करते हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब, तो हैंड वॉश कितना प्रॉपरली करते हैं वो लोग। डिलीवरी हाँ। विलीवरी करते भले ना ख्याल रखें, लेकिन मैंने देखा कि ओटी में घुसते हो तो उनका प्रॉपर होता है। तो उसी तरीके से उतनी शुचिता उतनी साफ सफाई के साथ में, हालांकि शुचिता का लेवल तो मुझे नहीं पता उनके अंदर का, क्योंकि शुचिता पर्सनल चीज होती है, मेंटल लेवल के थॉट की बात है। लेकिन अगर हम वाकई उस लेवल पर जा करके परफॉर्म कर पाते हैं काम को अपने, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हमारी जो चीजें हैं, मतलब हमारी विरासत, हमारा आयुर्वेद जो है बहुत बेहतर है सर। तो बिल्कुल। ओटी में ही करिए, मतलब इतने प्रिकॉशंस के साथ करिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं नॉर्मल भी बस्ती करती हूँ तो मैं बहुत सफाई का ख्याल रखती हूँ। मेरा इंस्ट्रूमेंट एक बार स्टरलाइज करके रखा हुआ है, जैसे मान लो आज मैंने स्टरलाइज कर दिया पेशेंट को करने के बाद में, कल मुझे यूज करना है तो मैं फिर से स्टरलाइज करके यूज करती हूँ। अपना रखा हुआ भी चीजें मैं ऐसे नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं से एक इन्फेक्शन चला गया ना, हाँ तो हाँ। पेशेंट को भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्लीनिंग प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे मेरा रूल है कि हर आदमी का एनिमा पॉट तक अलग होगा। मैं आता है पेशेंट, पहली बात ही जब भी बस्ती देनी है, मैं कहती हूँ भाई अपना एनिमा पॉट अलग रखो। और हम्म। अगर वो पे नहीं कर सकता, मैं उन लोग की भी बात बता रही हूँ जो 150 रुपए देने वाले लोग हैं। आप क्लीन करके अपने घर से अपनी पूरी जिम्मेदारी से लेकर आइए। आपने हाँ। परचेज कर लिया, आप अपना लेकर आइए, कैथेटर हर बार नया चेंज करिए। नहीं कर सकते तो मतलब जैसे यहाँ पर होता है एनिमा में, नेचुरोपैथी में, तो वहां तो सिर्फ पानी जा रहा है, वहां चांसेस कम होते हैं, लेकिन हमारे साथ में
आयुर्वेद में काढ़े जाते हैं, तो काढ़ा अगर अंदर लगा है तो वो वॉश करना आसान नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि उसमें भाई तक्र भी, अरे सॉरी, मधु भी पड़ेगा, ऑयल भी पड़ेगा, सारी चीजें पड़ेगी ना, तो वहां तो बिल्कुल। बेटर होता है कि एक बार के बाद में कैथेटर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जैसे मात्रा बस्ती या ऑयल वाली वस्तुओं के बाद तो कैथेटर नहीं यूज किया जाता ना दोबारा कभी भी। जैसे बहुत हाँ, सारे लोग क्या करते हैं, उसी कैथेटर को स्लाइस करते रहते हैं। बट आप नहीं सोचो ना नहीं। कि हर बस्ती में आपके मधु भी पड़ेगा, घी भी पड़ेगा, हाँ हाँ। आपके पास कोई ऑप्शन है कैथेटर को अंदर से वॉश करने का? कुछ नहीं ना भाई, नहीं। पानी में बॉयल करने पर भी वो अंदर से चिकनाई जा रही नहीं जा रही है, पता नहीं, हाँ ना। तो गंदा तो रहेगा। तो जब कभी भी आप निरू बस्ती भी दे रहे हैं तो कैथेटर हम्म, हमेशा चेंज करिए। और एनीमा पॉट एक सिंगल। पेशेंट भी लगातार है तो उसका 15 दिन बाद चेंज कर दीजिए। एनीमा पॉट भी वो नहीं होना चाहिए। मैंने तो अपने हाँ सेंटर पर रखा है अभी तक, जैसे कवर करके सारे चीज करती हूँ, वॉश होता है हर पेशेंट का अलग अलग। लेकिन वहां पर भी मैं सोच रही हूँ पेशेंट को ही बोलूँ कि भाई आपके ही कपड़ों का, जैसे मैं उस दिन दिखा रही थी कि उसी की जो भी शॉर्ट्स वगैरह हैं या इनल रीजन के पास होल बना लीजिए और उस तरीके से दीजिए। पेशेंट उस मामले में भी कंफर्टेबल होगा और उसको बोलिए कि डेली वॉश करके ही पहना हुआ आना है। ये नहीं कि हाँ। तुमने इसको निकाल दिया, हफ्ते भर इसी कपड़े को पहन कर आ रहे हो, तो वहां से भी एक इन्फेक्शन के चांस होंगे सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। रेक्टल जब भी करोगे आप प्रोसीजर, तो ऑयल लगेगा, ऑयल लगे तो वहां पर मान लो मॉइस्चर वाली जगह पर है तो और प्रॉब्लम है, और वैसे भी तो डेली हम्म, ये सब चीजें वॉश होनी चाहिए और वो पेशेंट से पूछना चाहिए कि नहीं ये हाँ चीज है कि नहीं है। तो इन हाँ। बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए अपनी तरफ से, मतलब जितना साफ सफाई रखकर कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ अगर हेल्पर्स ने सारा काम कर दिया है, उसके बावजूद भी मैं एक बार अपना हाथ जरूर लगाती हूँ चीजों को कि हाँ कितना क्लीन है कितना नहीं क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम सर। एक मैम एक ये डाउट था कि जैसे सर वो जो यूरोलॉजिस्ट सर हैं वो हम्म। ऑटोक्लेव करते हैं ऑयल को कांच की बोतल में रख के। तो हाँ मैम उन्होंने जैसे यही बताया। 121 डिग्री सेल्सियस पे जाता है हाई प्रेशर पे, तो उसमें भी वो ऑयल खराब नहीं होता क्या इनडायरेक्ट हीट के कारण? कि कैसे, मतलब जैसे हम जैसे ऑयल को गर्म करते हैं तो जैसे पानी में कटोरी डाल के गर्म करते हैं जैसे ऑयल नहीं तो हम तो सर सुकोश में करते हैं ना, हम बॉयल नहीं हम लोग करते तो हैं थोड़ा किसी सा ऑयल को। सिर्फ क्योंकि हल्का हम गुनगुना मान कर करते हैं। चलते हैं कि हमारा जो ऑयल है एक बार पका है। क्योंकि जब आपने कोई भी कल्पना करी तेल की, मतलब उसमें औषधियां डालकर पकाए, तो आपको सर, मुझे टेम्परेचर देखो अब याद नहीं, वाटर का ही सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो और सारे ऑयल होते हैं उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो वाटर से भी कम होता है। क्योंकि आप देखो ना, तभी तो स्टीम निकलने लगता है जब तेल को गर्म करते हो। अब पढ़ अच्छा। लीजिएगा, जैसे हाँ, समझ। पेट्रोल वोट्रोल का तो मुझे याद है कि 60-70 ही होता है। और कितने ऑयल के ना, आप उस पर गूगल पर सर्च मार रहे ना, 9th-10th में पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आ रही हैं। तो हर ऑयल का अपना अपना मतलब टेम्परेचर रेंज होता है। तो मैंने आपको जैसा कल भी बताया था कि जब आप किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो वहां पर बैठकर आपको ये नहीं सोचना है ये ट्रांस फैट वाला, ट्रांस फैट का कंसेप्ट है, क्योंकि तेल जब जल जाता है तो ट्रांस फैट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप बहुत सही तरीके से सोचिए तो आज से मैं 25-30 साल पहले की बात करती हूँ, जब लोग लेबर करते थे, मतलब मेहनत बढ़िया से करते थे, तो खाना जो अपने यहाँ बनता है, मुझे और स्टेट का कल्चर नहीं पता है, बट अपने नॉर्दर्न इंडिया में देखो सब्जी पकाते हैं तो पहले तेल डालते हैं, तो तेल में हल्का सा धुआं सा आने लगता है पक गया है, मतलब हल्का सा ही, बहुत ज्यादा नहीं। तो उतना पका करके ही तेल को डालते थे। एक्चुअल में इतनी मेहनत करते थे। और बहुत ज्यादा फ्राइड लोग बहुत पहले नहीं खाते थे, जो ट्रांसफैट वाला डर आया है लोगों के अंदर ना, सब्जियों में तो तेल डालकर खाते, खास करके नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी डिशेस हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं उसमें अच्छे से ऑयल पड़ता है। लेकिन उसके यहाँ उनके यहाँ बहुत कुछ कच्चा खाते थे, जैसे ये जो बाटी चोखा वगैरह वाला कंसेप्ट है, इन सब में कच्चा तेल पड़ता था। और सर वो मेहनत बहुत करते थे। वो एक कटोरी देसी घी डेली खा लेता था एक बंदा, मतलब नॉर्मल घरों की मैं बात बता रही हूँ, बिल्कुल जिसको कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, वहां पर भी एक कटोरी मतलब कम से कम आप समझ लो 200-500, 200 सवा 200 ml या 100 ml तक का घी लोग डेली खाते थे। बट वो इतनी लेबर करते थे, और घी हल्का सा गर्म करके दिया जाता था, अगर ठंडे का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो उनका घर का ही होता था, निकाल कर खाते थे। क्योंकि मेरे घरों में भी ये चीज होता रहा, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना ट्रांसपेरेंट से बट डरा नहीं किया करिए सर। जी सर। और पाठक सर बढ़िया बताएंगे इसमें सर, या जो लोग उत्तर बस्ती मेल को करते हैं, क्योंकि मैंने मेल को उत्तर बस्ती अभी तक तो नहीं दी है, अब सोचा है किसी केस में जरूरत पड़ेगी तो दूंगी। वैसे मैम अपन बिना ऑटोक्लेव के भी जब स्टरलाइज हम्म। करते हैं कुकर में, मतलब स्टील के किसी हाँ। डिब्बे में ऑयल को अच्छे से पैक करके बंद करना है जिसमें पानी ना जाए,
तो उसको भी तो ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक उबाल के एक तरह से करते हाँ हैं मैम, ना, हम लोग अपने तो वो कुछ नहीं मैं तो होता। ऐसे ही करती हूँ चीजों को, जैसे वो बोल रहे थे सर का एक कंसेप्ट है ना कि ट्रांस फैट बन जाएगा, मैं वो बता रही हूँ क्योंकि अभी क्या जी होता है ना कि सर को सोचो, सर तो अलग बात है, तब पर भी मैं सर को सलाम करती हूँ कि एक एलोपैथिक फिजिशियन हो करके और जी जी। आयुर्वेद में इतना डिवोशन डेडिकेशन है। आयुर्वेद मेरे की घर इतने वाले अच्छे तक से मैं कोई बात बताती हूँ तो उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो फिजिशियन है, जी एक नॉर्मल इंसान का भी जो सोचने का तरीका है ना वो एलोपैथ की तरह जो है। जैसे कल जी की बात बताती हूँ सिंपल सी, मेरे हस्बैंड को था पानी का, मैंने कहा भाई जब प्यास लगे तब पियो, तो हुआ कि वो बोलते पानी कम जी पी रहे हैं। मतलब उनकी भी ये सोच बन गई, जैसे बीच में फैलाया गया ना कि 8 गिलास पानी पीना, 10 गिलास पानी पीना, 12 गिलास पीना है, तो हाँ हर किसी ने वही कर लिया। जैसे आप जी जी। बहुत सारे लोग देखो ना कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछेंगे बताओ मैम कितनी रोटी खाऊं, अब ये थोड़ी डिफाइन है। हाँ हाँ जी वो मैं अपने नेचुरोपैथी में भी मैम यही चीज पढ़ी थी 3-4 साल पहले, तो मुझे भी खुद उससे ज्यादा नहीं समझ में आता था। वहां पर एकदम सिंपल रूल है कि भूख लगी है तो खाना खाना है। वहां तो ये भी है, जैसे वहां दीवान सेवन वगैरह किसी चीज का निषेध नहीं है, क्योंकि कोई भी वेग आया है अगर नींद आई है तो बॉडी चाहती है। वहां पर ये है ना, जैसे मान लो मेट्रोरेजिया वगैरह हो रहा है, ब्लीडिंग, रक्त प्रदर ज्यादा हो रहा है, श्वेत प्रदर ज्यादा हो रहा है, तो हम आयुर्वेद में अपनी मेडिसिन देते हैं ना रोकने के लिए भी। हालांकि बाद में हमें भी पता है जी कि बहुत हम डिसाइड करते हैं अगर शाम कोई चीज निकल रही तो निकलने देना है, निरामावस्था वाली चीजों को ही रोकना है। तो उतना वहाँ क्लियर का डिफरेंशिएशन नहीं है। वहां पर सीधे है कि बॉडी हर चीज को अपने आप निकालना चाहती है, क्योंकि बॉडी की खुद की हीलिंग मैकेनिज्म होती है। तब लोग कहेंगे डॉक्टर की जरूरत क्या है। जी। डॉक्टर की जरूरत इसलिए है कि बॉडी जो हाँ है जब बीमार हद से ज्यादा हो जाती तो वो खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जी उसको अपने मतलब अर्जिश का नहीं पता चलता है। और सही में पूछे मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, उसको प्रॉपर पता ही नहीं कि उसको कब इवैक्यूएट होना है। उसको प्रेशर आएगा, जी जी वो माइल्ड सा आएगा, वो चला जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद जी उसको मतलब फिर एहसास होगा। मतलब उनको अपने अर्जेस नहीं मालूम है। इसी तरह जो आजकल लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऐसी नींद आती ही जी नहीं है कि वो काम करते करते वहीं धड़ाम हो जाए। उनको नींद भी ऐसी जी आएगी कि ब्लिंक ऑफ आई की तरह आएगी और चली जाएगी। जैसे एक बच्चा है, आप उसको चाहे जितना खेलने में कंप्यूटर में लगा दो, चाहे जो छोटे से बच्चे को बात कर रही हूँ मैं, मतलब क्या बोलते हैं जी वीडियो गेम जी मैम। कंप्यूटर कर रही हूँ, तो उसको नींद आ गई ना तो तुम दुनिया की कोई चीज ला कर दे दो वो सो जाएगा। उसको जी भूख मैम। लगी हो तो खाएगा। तो ये जो चीज होता है ये मुझे थोड़ा सा नेचुरोपैथी वगैरह में आकर पता चला। इसलिए किसी को कुछ जाता रहता है, जैसे लूज मोशन भी होता है, तो मैं बोलती हूँ आपके बल में कोई कमी है या आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो बोले नहीं। हमने कहा तब इसे मत रोकिए। तो बहुत सारे, जैसे यूरिन भी अगर किसी को कभी काल को ज्यादा हो रहा है तो तुरंत मत रोको, अगर उसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हर चीज लक्षणों के दम पर हम पहले ज्यादा जज करते हैं ना। जी तो मैम। वो चीज मैम अब समझ में आता है कि हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी क्षुधा बताएगी ना हमको एक रोटी के चाहिए खाने को कि 4 रोटी खाने को चाहिए। और वैसे हमारी प्यास डिसाइड करेगी कि हमें 1 लीटर पीना है कि 1.5 लीटर पीना है। तो माइंड सेट सबका वही है कि 10-8 गिलास वाला थैंक कि यू मैम, फुल वाला बहुत चाहिए। अच्छे से बताया। जी थैंक यू मैम। जी मैम। ठीक है, और किसी को सर कुछ का, बताना है? किसी को सर कुछ वो बता बताना दीजिए है? ना बस, जो सर के उत्तर बस्ती वाला। उत्तर बस्ती वाला, एक तो हाँ। सारे चीज ऑटोक्लेव करके ही उत्तर बस्ती देना है ना, 20 ml बताया था ना कल। हम्म। शीर वाला तेल का देना चाहिए उसमें। मैंने वही कहा, उसमें उनको बहुत कुछ था, हमने कहा सर ही गाइड करेंगे, सर बेटर बता पाएंगे। बने बनाए तेल ले, खुद तेल बनाने हम्म। जाएंगे तो उसका मृदु पाक हो रहा है कि खर पाक हो रहा है कि मध्यम पाक, और कभी देखे नहीं है सीखे नहीं है, और खुद बनाएंगे और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो और ज्यादा तकलीफ होगा। ठीक है, और कोई केस बताना चाहता है? डॉक्टर अनुरिता मैम, डॉक्टर अनुरिता मैम आप बताना चाहती हैं ascites के केसेस? अनुरिता मैम है कि नहीं पता नहीं। डॉक्टर आशा मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? जी प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर मुझे पूछना था, मेरे फादर को ना मतलब 6-7 महीने से कैथेटर लगा के रखा है, चेंज करते हैं हालांकि वो लोग हाँ 15 दिन में 20 दिन में। तो अभी बीच में ना उन्हें थोड़ा मतलब रेडिश यूरिन आ रहा है। उन्होंने फिर जाके चेंज कराया पूरा, मतलब इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था,
तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना सर, लंबे टाइम तक अगर हाँ कैथेटराइजेशन रहा तो। हाँ, सर इन्फेक्शन इसमें होता है। आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से आप जब भी वो कैथेटर डाले तो उन्हें थोड़ा सा शद्दोत वहां पे लगा के तब डाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इंटरनली ओ, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी अमृता गूगल कैशुगो त्रिफला गूगल दे दीजिए। जी। तो थोड़ा और लुब्रिकेशन जैसा करके फिर कैथेटराइजेशन करते हैं। हाँ, ताकि वो इंजुरी ना हो बार बार उधर। या वो ओके। कैलाश सर जीवन एक आता चीज है। जी। मेरा डाउट है, या मतलब मेरे दिमाग में आया है, जैसे अभी धूपन कर्म मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है, तो क्या आज अभी ये चीजें करते हैं तो धूपन कर्म कर सकते हैं और उस एरिया को भी धूपन कर्म कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे उत्तर बस्ती के स्थानीय चिकित्सा में मैंने एक चीज देखा था कि वो लोग धूपन कर्म बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस केस में भी किया जाता है लोअर रीजन में, तो भी इन्फेक्शन के चांसेस है ना सर? हाँ, बराबर है। मतलब वही मैंने बताया था उनको कि मतलब जैसे मेरे आपके दिमाग में है ना, वैसे मुझे भी आइडिया आया कि सनलाइट का एक्सपोजर उस एरिया में हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर वहाँ पे वो जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है या और सिलिकॉन का मटेरियल है लगा रहता है, तो उस एरिया में तो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है ना सनलाइट का। तो मैंने बताया भी था उनको कि थोड़ा मतलब ओपन करके मलमल का कपड़ा रख के थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खुला रखा जाए और सनलाइट का एक्सपोजर दिया जाए, तो ये भी एक कर सकते हैं। धूपन तो अभी उनके माइंड में सर इतना ये है ना, अभी एलोपैथी का चढ़ा हुआ है, वो नहीं करेंगे ये धूपन वगैरह। शतरुत का मैं उनको बता दूंगी, वो शायद कर ले। मैम मेरे दिमाग में एक चीज और आया था, पुराने जमाने में आप देखो हर घरों में पूजा होती थी और हर घरों में डेली छोटा सा ही हवन होता था। ये मैं ऐसा नहीं बता रही, मुझे तो पंडित जी ने पूजा के हिसाब से बताया था, मतलब शांति के हिसाब से। लेकिन कल मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई थी कि पुराने जमाने में डेली घर में पूजा होती थी, मतलब ये कि कोई मेन होता था, लोग छोटी छोटी पूजा करके और सदस्य करते थे, बट एक इंसान जो अच्छे से पूजा करता था और डेली मतलब वो जो होता नहीं हवन गोबर का करते कंडा थे, डाल हाँ करके हाँ। उसमें कुछ कुछ औषधियां डाल करके, मतलब धूपन कर्म, मतलब एक तरीके से मैं उसको हवन जी नहीं जी सोच रही जी, हूँ, मैं उसको सोच हमारे रहा यहाँ भी धूपन होता है। कर्म किया ही जाता था और वो पूरे बिल्कुल। घर में डाला जाता था। बोलते थे ना कि पूरे घर की शुद्धि हाँ, हो वो रही है, बोलते हैं तो नेगेटिव वो जो एनर्जी दूर शुद्धि, होती है, शुद्धि होती है। मैम उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं, साथ में आप ये समझो नेगेटिव एनर्जी ही हम लोग समझते रहते हैं। वही तो है कि हमारे धार्मिक रिचुअल्स जितने हैं हम उसमें सिर्फ नेगेटिविटी वाला ही हिसाब तक बाहर का समझ पाते हैं। आप वो सोचो कि अगर उसमें आपने ये चीजें डाली जैसे नीम की हाँ, मतलब पत्तियां हैं जीवाणु वगैरह जो या दूर जो, होते हैं, बैक्टीरिया दूर हाँ होते हैं ना, जो कि हाँ, वो सारे किसी जब नष्ट वर्ग होते के। थे पूरे घर में लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल वैसे ही कम हो बिल्कुल। जाते थे। मैं आपको बताऊं जब मैं खुद बहुत छोटी थी, मतलब ख्याल से 4 या 5 साल के थे, तो 4-5 साल की उम्र का भी मुझे आज भी याद है। और तब मतलब मेरे को जब देखो तब कहीं ना कहीं फोड़े निकलते थे, खास करके मेरे पैर में, और कहीं नहीं निकलता था। और उस उम्र में भी मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी बॉडी में कितने दाग पड़ जाएंगे। तो पता है मैम गाँव में क्या करते हैं लोग, ये जो नीम का बार्क होता है, छाल होती है, हाँ उसको वो निकालते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं। और अब मुझे नहीं याद है कि कौन सा ऑयल होता था, और उस ऑयल में करके जहां पर भी आपको फोड़े फुंसियां निकलेंगे वहां लगाते हैं। और गॉड मतलब ऊपर तो वाले की करंज समझो, का ऑयल रहता परमात्मा है की मैम कृपा शायद। या नेचर का वो, नहीं मैम करंज वरंज नहीं रहता था, वो घर का ही जो ऑयल रहता था, मैं उसी की बात बता रही हूँ। क्योंकि बहुत पहले तो फादर उधर बहुत मतलब गरीब थे, फिर बाद में करोड़पति भी बने हैं मेरे फादर, मैं कभी वही बता रही हूँ। तो मैं एकदम बिल्कुल गरीब घर की बात आपको बताती हूँ, तो वहां पर भी लगाते होते, और ये एक स्पॉट नहीं कहीं पर भी, जैसे आज के डेट में किसी बच्चे को चोट लग जाए तो अब सोफ्रामाइसिन और ये सब दुनिया भर की चीजें लगाते हैं और हाँ, बच्चों को रहता ही हल्का रहता सा है। स्कार बना रहता है। जी। और वहां पर एक सिंगल स्कार नहीं है, मतलब मैं खुद सोचती थी कि मेरे इतने फोड़े कौन से निकलते, पता नहीं मेरी बॉडी में कितने स्कार होंगे, नॉट अ सिंगल स्कार। तो वो जो हमारा नहीं, वो नीम मैम वगैरह पहले। है वो वाकई इतना करिश्मा है। अगर हम उस चीज को फिर से अपने पेशेंट के लिए यूज करें, जैसे एक है सर वो अपने पेशेंट का जितना भी जो भी इस तरह का ड्रेसिंग वगैरह सारी चीजें करते हैं पूरे हर्ब्स से ही करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे इन्होंने भी बताया, कंचन मैम ने अपना किया है, मतलब लेकिन ये सब अगर नीम वगैरह किया जाए, जैसे मेरी एक पेशेंट थी तो उसको मैंने बोल दिया था कि उसका वुंड मैम बहुत पुराना था, मैं हमेशा बोलती थी बेटा इसको नीम वाटर से ही वॉश करना। और एक तो सबसे बड़ी बात है वो सस्ता होता है, आपके पास ओरिजिनल है, आपने नीम की पत्तियां ली किया, तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो घर में नीम की पत्ती का ही धूपन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम नीम की बताते हैं पत्ती के ना, साथ आप कुछ पेशेंट्स डालना को भी चाहो तो बताते हैं और हाँ, खुद भी तो करते हैं। जैसे अजवाइन हो गया, हाँ नीम हो मेरे को गया, करना, मैं अपने ना ढूंढ पास रही हूँ जो बहुत भी दिनों है, से मतलब वो छोटी छोटा सी सा हवन पूजा कुंडी करने वाला लाके। हवन का। हाँ, हम्म।
से मतलब रोज नहीं तो भी 10-15 दिन में एक आध बार भी कर लिया। जैसे अभी सर्दियों के दिन है, उसमें मच्छर वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो जो भी हाथ में लगता है कि लोई आ गया, नीम आ गया, उससे थोड़ा धूपन कर देना तो भी अच्छा रहता है। हाँ, ये तो तो वही मेरे को बताने की लगता है बात है, कि करते भी हैं हमारा लोग, जो जीने का लेकिन तरीका इफेक्टिव है, है आपने जिसको सही बताया। हाँ, क्योंकि नहीं हमारे यहाँ गुरुजी ने बोला था, उन्होंने जब बोला तो मुझे नहीं समझ में आया उनका हिसाब था। मतलब धर्म समझ में मुझे आता है, लेकिन मैं हर चीज को अब अपना आयुर्वेद में आई हूँ तो अब मुझे आयुर्वेद समझ में आ रहा है। तो हम अपने आयुर्वेद को सच में धूपन कर्म को यूज करें। जैसे एक दिन एक मैम ने कहा था ना कि धूपन कर्म हमारा सबसे कम यूज वाला है। अगर हम उसको सही से यूज करना शुरू करें तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मैम। तो आप मैम प्लीज करके देखो, आप नीम की पत्ती का ही करा लो। मदर से बोल दो घर में करने पूरे, खासकर जिस कमरे में नहीं वो वो ज्यादा रहते धूपन हैं तो उनसे। करते हैं, वो जो हम्म, धूप स्टिक आती है ना, वो मैंने उनको लोबान कपूर गूगल वाली लाके दी है, क्योंकि उनको थोड़ा मतलब ये हम्म, सब करना ये अनकन्वीनियंट लगता है, इनकन्वीनियंट लगता है। तो मैंने उनको अच्छा। स्टिक लाके दी थी, तो वो स्टिक से कर रही है। अभी कल परसों ही गई थी तो बोल रही थी कि अच्छा है, मेरे को दूसरी बार लाके देना। तो मतलब अच्छा, उनको ऐसे धूप वर्ती बना के दो तो वो हम्म, शायद यूज कर लेंगे। तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा या तो खुद, या तो फिर कोई सोर्स ढूंढ के मंगवाना पड़ेगा ऐसा नीम वाला। क्योंकि गायनी में मैंने अभी एक चीज देखा ना, मुझे दो और द्रव्य याद नहीं, एक तो शायद नीम की पत्ती है और दूसरा ये लहसुन के छिलके नहीं है, हाँ हाँ। तो इसका भी धूपन कर्म होता है। तो मैंने अभी वाइजैक में क्या किया है कि यहाँ पर वो भी बहुत आते हैं, क्या बोलते हैं, चींटियां। तो मैंने जो लहसुन छिलकर वहां रखा तो देखा वाकई उससे कंट्रोल हुआ। जैसे तेज पत्ते वगैरह से चींटी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो फिर जो वो सूख गया तो उसके हाँ, वो अंदर भी तो जान तीव्र नहीं रह गंधि गई करता ज्यादा। है ना इसलिए। हाँ, नहीं वो तो है ही। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे ये लगा कि हमारे किचन में जो लहसुन के छिलते हैं तो भाई वो तो छिलका फेंकते ही है ना, अगर हाँ, उसको मतलब डेली वो भी तवे पर रख लहसुन वो करके। पूरा ही एंटीबैक्टीरियल है ना मैम। आप उसका कोई भी पार्ट ले लो, हम्म, एलोवेन जो उसका ऑयल से लेके छिलका तक सभी काम का है। हाँ, लेकिन मैम हम लोग यूज नहीं करते ना, मेरा कहने का यूज मतलब नहीं है। करते हैं, हाँ मतलब ये यूज सही है, बात। पढ़ते हैं हम लोग सब कुछ है, पढ़ा बिल्कुल। हमने किताबों में सब कुछ है, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं या हमें किसी के एक्सपीरियंस से भी पता होता है। उस बात पर मैं कह रही हूँ कि आप उसको करके देखना। मैंने तो सोचा है मैं करूंगी, मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। रोज थोड़ा थोड़ा धूपन करूंगी, अपने कान का ही धूपन उसी से करूंगी। जी ठीक। मैम, थैंक। मैम सर और वो पाठक सर, इसमें और कुछ नहीं करना है ना? जैसे हम अभी सिलिकॉन वाला यूज कर रहे हैं कैथेटर उनका, हाँ, तो इन्फेक्शन तो इतना तो नहीं होता है, क्योंकि अभी आप थोड़ा ना मूवमेंट कैलाश देखते जीवन हैं। मिलता है ऑनलाइन, देखिए हाँ कैलाश। वो है मेरे पास। हाँ, वो ना लगा के कैथेटर में फिर करेंगे ना, हील हो जाएगा वो एरिया। ओके। और टोन अभी तक आ नहीं रहा है सर, इतने 6-7 महीने हो गए ना, फिर भी ऐसे खुद से करने को उनको नहीं हो रहा टोन नहीं आ रहा है तो है। उत्तर बस्ती देना ज्यादा सही रहेगा। मैम और सहचर की और शीर बला की दे दो उत्तर बस्ती। हर बार कैथेटर चेंज होता है ना, उस टाइम 15 दिन में भी दे दो, हो हाँ, जाएगा इससे। उत्तर बस्ती देने के बाद फिर कैथेटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप यूरिन आएगा। ओके। नहीं मैंने तो कभी दिया नहीं है, अभी देखना पड़ेगा किसी और से कांटेक्ट करके। कोई डिफिकल्ट नहीं है, 45 डिग्रीज में यूरेथ्रा को रखना है और फिर वो धीरे धीरे पुश कर देना है। और फिर पुश ब- करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद अपने आप यूरिन होगा और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब पहले सर थोड़ा कम से स्टार्ट करूं, क्योंकि हाँ, फर्स्ट 5 ml से करिए पहले। है ना। हाँ, ठीक है सर। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सर वो अपने लोगों के ऊपर करना रहता है ना, तो अपने हाथ वो कपते हैं, मैम आप तो किसी और पेशेंट को के ले साथ लेना, अदरवाइज फादर हैं आपसे हेजिटेट फील करेंगे ना, तो हेजिटेट आप फील नहीं कर करते हैं। हाँ, पाओगे। वही वही कहना चाह रही वो अपने रिश्तों में नहीं, नहीं तो कैथेटर कौन डालता है? टाइम में कैथेटर उसको कौन? कई हूँ। बार वो शायद मैं एक बस उसकी दे मेशो दूं। आता है, वही डाल देते हैं, उन्हीं मतलब को मेन बोलिए ना कि डस्ट उन्हीं है। को बोलिए कि वो ही पुश कर देते हैं, उनको ही बोल दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। और कोई उसमें तो मतलब केयर लेने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ धीरे से नहीं, पुश ही करना है। हाँ, बस पुश करना है, वो हो, हो जाएगा। ओके, मतलब वो कैनुला से ही करना है, वो अपने जो K19 आती है उससे, हाँ, हाँ, या सिरिंज से? हाँ, सिरिंज लगा दीजिए K90 में लगा के और 5 ml डाल दीजिए। ओके सर, ठीक है। कन्विंस करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि उनका पूरा ना एलोपैथिक माइंड हो रखा है अभी। वो धर्मशाला से मंगाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उससे काफी फर्क है, लेकिन ये सब प्रोसीजर वाइज में डालना ना, उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। हम्म, ठीक है, हो जाएंगे तो मैं करवाती हूँ, क्योंकि हाँ। काफी परेशान हो रहे हैं सर, तो काफी मतलब 6-7 महीने से और रेगुलर लगा के इंटरनल रखा दवाइयों है। में संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां जो हैं, आप देखिए संज्ञा स्थापन गण में हिंगू है, वचा है, ज्योतिषमती है, तो उनमें से सर कोई अभी तेल लेने से।
हाँ, बोलिए। नस्य दे सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल मेडिसिन में अभी कुछ इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां से जो मंगवा रहे हैं ना धर्मशाला से, वो पूरा आयुर्वेदिक ही है और फर्क पड़ रहा है। अभी इसमें क्या रहता है ना सर, हम करेंगे कुछ हो जाएगा तो उनको रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, जिस बच्चा तेल आदमी का है बस नस से दीजिए, और कुछ मत करिए, नस्य बच्चा ना। तेल। हाँ, नस से दीजिए, बच्चा तेल का। ओके, ठीक है सर। हाँ, मुझे मंगाना था वो आपसे, लेकिन मैं थोड़ा अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी ना, तो नहीं मंगा पाई। मैं मंगा हाँ लूंगी सर आपसे, फिर करती हूँ। जी। ओके, थैंक यू सर। सर बचा तेल का नस मैं यहाँ पे बीच में ज्वाइन किया था सर, ये किस चीज में काम आता है, ये ज्योतिषमती नस बचा तेल का नस? जहां पर भी नर्व्स का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, जहां पे हम ओके, बोलते हैं जैसे कॉर्ड संज्ञा कम। स्थापन चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे कॉर्ड दबा हुआ हो या खराब हो हाँ, गया उस वहां टाइप पर भी से। जहाँ पे सेंसेशन नहीं जा रहा है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का जहाँ पे भी नहीं जा रहा है, वहां बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, उसका नस्य देना बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास 101 आवर्ती वाला है, मतलब 101 बार बॉईल किया हुआ है, उसका नस्य देते ही बहुत जल्दी फायदा होता है। सर वचा इंटरनली लेना थोड़ा ठीक मुश्किल है, रहता है, क्योंकि मैंने खुद भी लिया है, तो वो नोजिया मतलब नोजिया जैसा फीलिंग देता है। बराबर। तो उसको थोड़ा मतलब उसके साथ और कोई द्रव्य ऐसे मिला सकते हैं क्या? जैसे यष्टि मधु है या फिर अपना इंटरनली क्यों गिलोय लेना की। है? आप नस्य में ही यूज करिए ना, इंटरनली क्यों लेना है? नस्य नहीं में नहीं, मैं यूज। तो अपने खुद के लिए बोल रही हूँ सर, मैं अपने अच्छा। खुद के लिए बोल रही हूँ, मैं भी लेती हूँ थोड़ा, मतलब वचा पुनर्नवा गिलोय का मैंने बीच में चूर्ण लिया था, मुझे थायराइड है इसके लिए। जी जी। तो सर इसमें ये रहता है, मतलब नोजिया नोजेटिव फीलिंग आती है, तो इसके हाँ, लिए क्या क्योंकि कर सकते हैं? बच्चा फिर जो है मैंने ना, बंद कर बच्चा जो है ना, वो आप देखिएगा तो वमनोपग है, उल्टी करने में दिया, सहायता मनोफल है। करता है। हाँ, तो बच्चा का ज्यादा यूज नहीं करना है। बच्चा चूर्ण आप खा के देखिए, आपको जैसे उल्टी आने लगेगा। वो मैंने लिया है सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो सर इसमें क्वांटिटी कितनी रखनी है? जैसे सर का पकड़ा था तो इसमें काफी वो बहुत ही कम भाग कम, में लेना है। 1 चुटकी 2 चुटकी बस, बच्चा चूर्ण ज्यादा नहीं खाना एक चाहिए। चुटकी दूध। हाँ बस। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो मेरे से वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, मैंने शायद आधा चम्मच जितना लिया था। हाँ, तो पूरा उससे दिन उल्टी मुझे आएगी। हैवीनेस लगा। जी। बच्चा जो है वमनोपग है, संज्ञा स्थापन है कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अगर आप लेंगे तो उल्टी करा देगा। ठीक है सर। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन अभी बंद करते हैं, फिर 7 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है। प्रणाम सर। हाँ, आप बोलिए मैम। सर एक यकृत प्लीहोदर का केस डिस्कस करना था मुझे। करिए करिए, अभी करिए। सर एक बार पहले भी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। वो 19 ईयर गर्ल है और उनको पहले जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स का वो चला था ETT का ट्रीटमेंट उनका, ट्यूबरकुलोस। तो उसके बाद से उनका प्लीहा की वृद्धि हो चुकी है और यकृत का भी उनका सिरोसिस कंडीशन आ चुकी है। तो वो अभी जो कंडीशन थी, उनको प्लीहा बढ़ी हुई है और सिरोसिस ऑफ लिवर है, उसके बाद में उनको पोर्टल हाइपरटेंशन भी था। बट पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वो वाइसेलॉन पे चल रहे थे और लास्ट 6 मंथ से वो वाइसेलॉन ले रही है। और अभी जब मेरे पास आई है तो उसका मेन कंसर्न ये था कि उसका जो फ्लूइड है लंग्स में वो कम्प्लीटली नहीं सूखा है, उसको सुखाने के लिए पर्पस है कि उसको वापस जाना है रशिया। तो मेरे पास जब आया तो उनका ये था कि ट्रीटमेंट तो उनका चल रहा है पतंजलि से, तो उनका वही सर्वकल्पवात और उनका उसके अलावा जो भी उनका ये पुनर्नवा, मकोए और भूमि अमल की काढ़ा, गुक्षुरकवात और उसके अलावा उनका उसमें आरोग्यवर्धनी वटी, ये कुछ मेडिसिन चल रही हैं उनकी वहाँ से। और पंचकर्मा में सर मैंने बताया था कि विरेचन मैंने उनको एक दिया है। और सर वस्तियाँ आप कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, उसमें मैं आपको वो पूछना चाह रही अभी थी कि बस्ती मत दीजिए ना, अभी अग्निमंद है, बस्ती मत दीजिए। आप यकृत लहरी लो, सर पुनर्नवा मंडूर। हाँ वो बोलिए। चल रहा है पिछले 6 मंथ से, उनकी ये सारी मेडिसिन चल रही हैं हाँ, तो 6 महीने। आप विरेचन भी दे दीजिए, विरेचन अच्छा रहेगा। मूत्रल दवाइयां दे दीजिए। अगर लंग्स में पानी है तो गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभा, पुनर्नवा गुगुल, ये सब दे सकती हैं। और आशावरिश दे दीजिए। रोहित का रिश्त चला शुरू किया मैंने हाँ, उनका, वो भी रोहित अभी का नहीं रिश चल रहा दीजिए। पूरा। हाँ। और अभी अभी बस्ती, सर बस्ती देंगी तो वो सही नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है।
सर अभी? उस यकृत प्लीहोदर में मैंने जो से चरक में थोड़ा सा स्टडी किया था, तो उन्होंने वहां पर इंडिकेट किया था कि विरेचन के बाद में अनुवासन और निरोवस्ती उन्होंने इंडिकेट किया है। उसके बाद उन्होंने तबीना और रक्त मोक्षण इंडिकेट किया है। और फिर सर कुछ मेडिसिन में उन्होंने पिपली दिया है और गुड़हरित की, और उसके अलावा सर एक विडंग क्षार, ये 4-5 चीजें ये इसकी आपका उसमें। बात सही है, ये सब दीजिए। वरांगक क्षार बोला है, वरांगक क्षार, कॉटेज आदि शिलाजतु, ये सब बोला है। और ताप्यादि लौह बहुत अच्छा काम करता है, ये सब ठीक है। लेकिन निरामावस्था नहीं आई है और आप बस्ती देंगी तो फिर ओके सर, तो अभी अग्नि लेकिन बढ़ने के बाद आप दीजिए ना, जो भी देना है। अभी मत दीजिए बस्ती। सर अग्नि बढ़ने का सर वैसे क्या उनको जैसे कि मतलब भूख लगने लगना हाँ, और वो पेट तो में जो सर पानी बहुत है वो अच्छे, नहीं। वो पूरा है उसको, मतलब हंगर, मतलब कहीं भी उसको ऐसा नहीं है कि भूख कम लगती है, प्रॉपर वो खाना खाती हैं, डाइजेशन पूरा प्रॉपर है। और मतलब ऐसा उनको कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि उनको कोई बॉडी में हैवीनेस लग रही है या फिर कोई लिथार्जीनेस है। तो ऐसा उनको, क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर से सर अंडर ट्रीटमेंट है। तो आप बस्ती क्या देंगी, तिक्तक्षीर बस्ती? सर मैं वही जानना चाह रही थी कि कुछ ऐसी वस्तु जिससे कि बॉडी के अंदर से फ्लूइड कम हो सके। नहीं, बस्ती से नहीं होगा। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कि बस्ती से होगा। ओके सर, ठीक है, तो मैंने उनका विरेचन तो करा ही दिया। विरेचन करें और अग्नि बढ़ाइए। हाँ। ये जो 3 आसवरिश वर्षा में हमने बोला ना, झंडू पंचारेश, द्राक्षासव, पुनर्नवासव, ऐसे आसवरिश दीजिए। सर इसमें थोड़ा क्लेद शोषक गण की औषधियां अगर यूज की जाएगी तो आई अंबु थिंक शोषण गण की अम्बु दवाइयां हैं। शोषण गण, हाँ। हाँ, तो इससे फायदा करेगा। हाँ, बस्ती नहीं देना चाहिए इसमें अभी। तो सर ये अम्बु शोषण करके दवाइयां हम ओरली दें उसको, ना? ओरली दीजिए, हाँ। बस्ती देने से कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और अग्निमंद हो जाएगा और तकलीफ बढ़ जाएगा, स्त्रोतोरोध हो जाएगा। आप अगर नीरू भी देती हैं या शीर बस्ती भी देती हैं, कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो क्लेद और बढ़ेगा, फिर वो संप्राप्ति भंग नहीं होगा और बढ़ जाएगा। ओके सर, तो ठीक है, विरेचन करा के और उसका भी एक बार मैं रक्त मोक्षण किया है उसका वाम बाहु हाँ से, और उसके भाई। बाद सिर्फ उसे मेडिसिन पे रखते हैं सर। जी। और सर तो फिर इसमें आगे सिर्फ हम मेडिसिन पे ही चलाएं उनको कि? मेडिसिन पे ही देना चाहिए। उदर रोग में कभी भी बस्ती नहीं देते हैं, जलोदर में कभी भी बस्ती नहीं देते हैं। सर एक बार चरक में सर मैंने पढ़ा था, तो तरक मैंने में मैंने भी पढ़ा है, मैंने एमडी किया है, पीएचडी किया है। लेकिन अवस्था कौन सी है? जब पानी है, जातोदका अवस्था है, तो नहीं देना चाहिए बस्ती। सर उनको प्लूरल साइड में थोड़ा सा इफ्यूजन है वहां पे, और उसका जो पाउच ऑफ डगलस में कोई स्टेम उनका एसाइटिस वाला सिम्टम है ही नहीं। तो भी लंग्स में पानी है ना, प्लूरल हाँ, इफ्यूजन है ना, हाँ, तो थोड़ा वहां सा है। वहां पर जल संचिति है, तो कैसे देंगी? ओके सर, ठीक है, तो सर मैं उसको सिर्फ विरेचन पे रखती हूँ और ओरल मेडिसिन पे रखती हूँ सर। उसके हाँ। बाद उसको जब हाँ। प्लूरल इफ्यूजन अगर उसका कम्प्लीटली उसमें से होता है खत्म, उसके बाद में ही बस्ती प्लान हाँ, करेंगे। बराबर। और प्लूरल इफ्यूजन को निकालना है तो अब रस सिंदूर, समीर पन्नग रस, राजमृगांक रस, ये सब दे सकती है ना? ठीक है। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग। प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू।